चलिए श्रृंखला बढ़ाते हैं। आज शुरू कर रहे हैं क्या, केंद्र प्रायोजित योजना। अब करीब करीब हम पहुंच चुके हैं, 1-2 लेक्चर मुश्किल से लगेगा, ये पूरा सीरीज खत्म हो जाएगी। रिवीजन के लिए बताए रहे, जो लोग लगे हुए श्रृंखला में उनको सारी चीज़ अपने आप पता चलती जाएंगी और उम्मीद है कि बेनिफिट मिल रहा होगा। जो लोग लगे हुए निरंतरता के साथ कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए, केंद्र प्रायोजित योजना सुर्खियों में क्यों है देखते हैं। हाल ही में व्यय संबंधी सुधारों के भाग के रूप में नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार की प्रक्रिया शुरू की है। किसने शुरू की है? नीति आयोग ने। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब आता है कि ये जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये कितने टाइप की होती हैं इसके बारे में देखिएगा। कोर योजनाएं क्या होती हैं? ये योजनाएं राष्ट्रीय विकास एजेंडा में शामिल होती हैं। किसमें होती हैं? राष्ट्रीय विकास। ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण बात करें, अब जैसे उदाहरण बात करें, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी योजनाएं कोर योजनाएं हैं। तो कोर योजना थी कौन कौन सी? एग्जाम्पल तौर देख लीजिए, हरित क्रांति आपकी कोर योजना थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी कोर योजना थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन SBM आदि, ये सब क्या है? ये सब कौन से हैं? कोर योजनाएं हैं। उसके बाद आता है कि कोर ऑफ द कोर योजना। अब कोर ऑफ द कोर मतलब कोर से भी कोर कौन सी योजनाएं हैं, इसमें देखिए क्या क्या है। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए 6 योजनाएं शामिल हैं। कितनी योजनाएं? 6 योजनाएं। राष्ट्रीय विकास एजेंडा NDA के लिए उपलब्ध निधियों में इनका स्थान पहले आता है। अब एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए कि कोर ऑफ द कोर योजनाएं कौन कौन सी हैं, ये पूछ सकता है। कौन कौन से हैं? मनरेगा बहुत फेमस है, पता ही होगा आपको। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांग जनों तथा अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए 3 अम्ब्रेला योजनाएं, ठीक है। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम आदि, ये है कोर ऑफ द कोर योजनाएं। उसके बाद कहता है कि वैकल्पिक योजनाएं। क्या है? वैकल्पिक योजनाएं देखिए क्या है। राज्यों को यह चयन करने की स्वतंत्रता होती है कि वे किसी योजना को लागू करना चाहते हैं। ये वैकल्पिक योजना है, मतलब कि राज्य चाहे लागू करें चाहे न लागू करें। इनके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा फंड आवंटित किया जाता है। अगर वो लागू करते हैं तो उसके लिए क्या होता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय क्या करता है? उनके लिए फंड आवंटित करता है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर देखिए क्या है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन आदि, ये कुछ रहे एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में। कुछ बात कर लेते हैं, क्या क्या है ये। परिभाषा। CSS ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। कौन ऐसी योजना? केंद्र और राज्य द्वारा, मतलब केंद्र भी वित्त पोषित करेगा और राज्य भी वित्त पोषित करेगा। इन्हें संविधान की राज्य सूची व समवर्ती सूची में आने वाले क्षेत्रों में राज्यों की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है। एक तो आपका कौन सा राज्य सूची का होगा और एक समवर्ती सूची, दोनों होगा। केंद्र सूची बात नहीं हो रही है। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या है। CSS का वर्तमान ढांचा CSS के युक्तिकरण व मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की रिपोर्ट पर आधारित है। किस पर? मुख्यमंत्रियों के उपसमूह है ना। CSS के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की रिपोर्ट 2015 पर आधारित है। उसके बाद फोकस क्या देखिए, CSS का फोकस उन योजनाओं पर रहता है जिन्हें विजन 2022 को साकार करने के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडा में शामिल किया गया। किसमें? राष्ट्रीय विकास एजेंडा में शामिल किया गया। इसके तहत केंद्र और राज्यों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए क्या आता है। वर्तमान स्थिति क्या है? इसमें क्या है कि वर्तमान में 75 केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं। कितने? 75 जिन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 75 देख रहे ना, 75 केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार मौजूदा समय में केंद्र सरकार अपने कुल बजटीय व्यय का लगभग 10.4% वर्तमान में चल रही 75 CSS पर खर्च करती है। ठीक है, अब आता है क्या? वित्त पोषित कैसे होगा, पैसा कैसे दिया जाएगा। देखिएगा,
वित्त पोषण में क्या है कि राज्यों को सीएसएस के लिए सभी हस्तांतरण राज्य की संचित निधि के माध्यम से किया था। राज्य की संचित निधि, ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल दे देंगे, राज्य की संचित निधि इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ यह है कि धनराशि से राज्य के प्राथमिक सरकारी खाते में जमा की जाती है। कहाँ पर? राज्य के प्राथमिक सरकारी खाते में जमा की जाती है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखिए। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश और 2017 से योजना व गैर योजना भेद को समाप्त करने के बाद 2017 से योजना व गैर योजना का भेद समाप्त करने के बाद, ध्यान रखिए किसकी सिफारिश हुई थी? 14वें वित्त आयोग की सिफारिश हुई थी। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश हुई थी और उसमें क्या होता? 2017 में योजना और योजना के भेद को समाप्त करने के बाद क्या हुआ? CSS तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं संघ द्वारा राज्यों को विशेष उद्देश्य हेतु फंड ट्रांसफर का प्राथमिक साधन बन गई है, प्राइमरी, यह भी फंड रखिएगा। उसके बाद क्या है कि कोर योजनाओं के लिए वित्त पोषण का ढांचा, कोर योजनाओं का वित्त पोषण का ढांचा, इसमें क्या है? देखिए 8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य, 8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालय योजना के वित्त पोषण में केंद्र व राज्यों के हिस्से कितने होते हैं? 90:10 है ना, 9:1 इस तरह का। 90 रेशियो मतलब 100 में से 90 केंद्र करेगा और 10 कौन करेगा? राज्य करेगा। ये अनुपात तय की गई। ठीक है, कौन? 8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य, 8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य, समझ रहे हैं? उसको बाद अन्य राज्य के बारे में बात कर लीजिए। अन्य राज्य कौन कौन है? अन्य राज्य योजना के वित्त पोषण में केंद्र व राज्यों की साझेदारी। देखो अगर इसके अलावा बात करें तो कितना होता है? 60 और 40 रेशियो होता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 3 कैटेगरी है, एक तो है पूर्वोत्तर और हिमालय, एक है कि अन्य राज्य और एक है केंद्र शासित प्रदेश। इसमें क्या है? इसमें केंद्र शासित प्रदेश क्या है कि विधानसभा नहीं है, जहाँ पर विधानसभा नहीं है जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, वहाँ 100% वित्त पोषण की जाएगी, केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, निगरानी देखिए, संघ एवं राज्यों के साथ साथ नीति आयोग को भी CSS का निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। मतलब केवल राज्य और संघ ही नहीं करेंगे, कौन भी करेगा? नीति आयोग भी बैठा हुआ है इस करने के लिए, और वह थर्ड पार्टी मूल्यांकन की देख रेख भी करता है। कौन? नीति आयोग। ठीक है, ये हो गया। अब आता है क्या? मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी इसमें क्या है? चर्चा में क्या था भाई? हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग CBC की स्थापना के 3 वर्ष पूरे हुए। CBC, इसका गठन राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम NPCSCB मिशन कर्मयोगी के हिस्से के रूप में 2021 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था। अब जरा देख लेते हैं इसका फ्रेमवर्क कैसा है। क्या है फ्रेमवर्क? देखिए NPCSCB का संस्थागत फ्रेमवर्क क्या है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मानव संसाधन परिषद शीर्ष निकाय है। कौन? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, पर ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडलीय सचिवालय, समन्वय इकाई और निगरानी निरीक्षण है ना, समन्वय इकाई है। क्षमता निर्माण आयोग के बारे में देख लीजिए कि प्रशिक्षण, मानक, संसाधन साझाकरण और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण। और एक है स्पेशल पर्पज व्हीकल SPW है ना, SPV सॉरी। इसमें क्या है कि सरकार के 100% स्वामित्व के अधीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी सुना होगा, तो आपने ये बहुत फेमस भी था। चलिए अब बात कर लेते हैं पहले कि NPCSCB है ना, इसके बारे में बात करते हैं। NPCSCB का उद्देश्य क्या है? एक ऐसी पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्योन्मुखी सिविल सेवा का निर्माण करना है। ध्यान रखिएगा, कैसे? देखिए, अच्छी तरह प्रशिक्षित भविष्योन्मुखी सिविल सेवा जो भारत की विकास संबंधी आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, देखिए पॉइंट लिखिए, इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों के सभी सिविल सेवक, अनुबंधित कर्मचारियों सहित शामिल हैं। ये पॉइंट है कि शामिल कौन कौन आखिर है। ठीक है, अब आता है कि मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं। मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांत ये: नियम आधारित से भूमिका आधारित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की ओर बदलाव। एक ये
क्षमता विकास के लिए योग्यता आधारित दृष्टिकोण को अपनाना। योग्यता आधारित दृष्टिकोण 7-20-10 अधिदेश 70% सीखना नौकरी के अनुभव और वित्त और चिंतन से आता है। ठीक है ना, 70% सीखना नौकरी के अनुभव और चिंतन से आता है। 20% सीखना दूसरों के साथ काम करने से आता है और 10% नियोजित प्रशिक्षण से आता है। देख रहे ना क्या क्या कि 70-20-10। 70 क्या है? 70 है कि नौकरी के अनुभवों और चिंतन से आता है और 20% कहाँ से आता है? दूसरों के साथ काम करने से आता है और 10% क्या आता है? नियोजित प्रशिक्षण से आता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरकार में अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकार में अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना। एक चीज़ हो गया। उसके बाद क्या आता है इसी में कि आई गॉट प्लेटफॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण, ये कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इसमें क्या है? यह मिशन कर्मयोगी के लिए लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है। लॉन्च पैड के रूप में किसको? मिशन कर्मयोगी के लिए आई गॉट। यह एक व्यापक ऑनलाइन मंच है। ठीक है, यह सिविल सेवा अधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण के प्रयासों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत लर्नर, पर्यवेक्षक, सामग्री प्रदाता और निर्माता शामिल हैं। ठीक है, ये कुछ है। अब बात थोड़ी सी करते हैं सीबीसी के बारे में। ये सीबीसी क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, क्षमता निर्माण आयोग। तो हमने किसी संस्कृति में सुना नहीं होगा सर, ये भी होता है क्या? क्षमता निर्माण भी आयोग होता है कुछ? देखिए क्या है इसमें। देखिए उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसका गठन 2021 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए किया गया था। ठीक है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने यह अधिसूचना जारी की थी। ये पता नहीं किसने जारी की थी। अब आता है सीबीसी के बारे में। इस सीबीसी के बारे में क्या है? इसे एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर गठित किया गया है। स्वतंत्र निकाय है। आयोग को पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। पूरी तरीके से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। अच्छा, संरचना देख लें। संरचना क्या क्या है? संरचना थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य शामिल हैं। इन्हें एक सचिव, भारत सरकार के संयुक्त सचिव ग्रेड का एक अधिकारी की अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह सचिव आयोग का भी सचिव होता है। चलो, यह सचिव होता है आयोग का भी। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको बस ध्यान रखिएगा। सदस्यों को विविध पृष्ठभूमि से नियुक्त किया जाता है ताकि वे राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत आदि का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, अब क्या आता है? अब आता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सहयोगात्मक और साझा नजरिया अपनाते हुए, क्या इसका उद्देश्य सहयोगात्मक और साझा नजरिया अपनाते हुए विश्वसनीय एवं सामान्य दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को आकार देना है। ठीक है, अब आता है कार्य और जिम्मेदारी है। ये तो इंपॉर्टेंट रहता ही है हर जगह पर। कार्य और जिम्मेदारी तो हर संस्था, हर जो भी डिपार्टमेंट है, सबके लिए होता है कि कार्य और जिम्मेदारी विभागों, मंत्रालयों एवं और एजेंसियों की वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार करने में सुविधा प्रदान करना। पहली चीज, सिविल सेवाओं की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना। दूसरी चीज, मिशन के ज्ञान भागीदारों का अनुमोदन करना। तीसरी चीज, तथा क्षमता में सुधार और साझा संसाधन का निर्माण के लिए एक सामंजस्यपूर्ण व एकीकृत दृष्टिकोण विकसित हो सके। ये भी एक पॉइंट है। ये कुछ रहा। उसके बाद क्या हुआ कि ऐड आ गया, है ना। ऐड जरूरी होता है क्या? बिल्कुल सर, ऐड जरूरी होना चाहिए। देखिए, उसके बाद क्या आता है? शिकायत निवारण तंत्र, GRM, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, इसमें क्या है? सुर्खियों में क्यों रहा? ये पहले देखिए। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लोक शिकायतों से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाना है। समयबद्ध, सुलभ और सार्थक, ये शब्द याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? अन्य संबंधित तथ्य। इसमें क्या है? देखिए कि लोक शिकायतों के निवारण के लिए दिशा निर्देशों
कि मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र है। नज़र क्या क्या है? सभी मंत्रालय विभागों में लोक शिकायतों के समाधान हेतु नोडल अधिकारियों को नियुक्त की जाएगी। नोडल अधिकारी क्या करेंगे? शिकायत सुनेंगे, फिर मजा लेंगे। अच्छा, मजा लेंगे सर? नहीं, मजा नहीं लेंगे। ये अधिकारी शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष और कुशलपूर्वक समाधान सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। सभी प्रत्येक मंत्रालय विभाग में योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी रखने वाले डेडिकेटेड शिकायत प्रकोष्ठ, ग्रीवेंस सेल स्थापित किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा क्यों बोलो? सही बात है। कभी कभी स्टेटमेंट में आएगा तो आपको लगेगा कहाँ से आ गया, तो क्लियरिटी करने में दिक्कत होगी आपको। ठीक है। प्रभावित शिकायत निवारण में मौजूदा समय 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा भी तो ये ट्विस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि समय सीमा क्या घटा दी गई। 30 दिन से घटाकर क्या कर दिया गया? 21 दिन कर दिया गया। मंत्रालय विभागों की रैंकिंग के लिए मासिक आधार पर शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक GRAI जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा? GRAI। GRAI को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने परिकल्पित और डिजाइन किया है। ठीक है। इसका उद्देश्य प्रत्येक संगठन की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करना तथा शिकायत निवारण तंत्र GRM से संबंधित मजबूत और सुधार के क्षेत्रों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करना है। ठीक है। अब बात आती है कि GRM के बारे में। देख लीजिए GRM क्या है सर? GRM कुछ लग रहा है ना, मज़ेदार चीज़ है। मज़ेदार चीज़ लग रहा है, मज़ेदार चीज़ नहीं है। देखिए क्या है, किसी संगठन का शिकायत निवारण तंत्र उसकी प्रभावशीलता के मापन हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। किसी संगठन का शिकायत निवारण तंत्र उसकी प्रभावशीलता के मापन हेतु, प्रभावशीलता, ठीक है, क्योंकि यह किसी भी संगठन के कामकाज के बारे में फीडबैक प्रदान करता है। ठीक है। केंद्र सरकार के स्तर पर शिकायतों से निपटने के लिए 2 नामित नोडल एजेंसियां हैं। पहला कौन है? MOPP G&P के अधीन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG तथा कैबिनेट सचिवालय के अधीन लोक शिकायत निदेशालय। कैबिनेट सचिवालय के अधीन बात हो रही है। ठीक है। CP ग्राम्स तो आपने पढ़ा ही होगा, हमने शायद उसमें भी पढ़ाया था, मंथली में भी चर्चा हुई थी CP ग्राम्स के बारे में। इसमें क्या CP ग्राम्स के बारे में देखिए, CP ग्राम्स तो 24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह नागरिकों को सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर लोक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालय विभागों से जुड़ा एक सिंगल पोर्टल है। याद रखिएगा, भारत सरकार और राज्य सबके ध्यान रखिए। इस पोर्टल की खास विशेषता यह है कि यह अधिकारियों को शिकायतों तक भूमिका आधारित पहुंच प्रदान करता है। राज्यों में शिकायत निवारण, अब किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है कि राज्यों में शिकायत निवारण का कोई है क्या सिस्टम? क्या है ऐसा? देखिए क्या है। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट को सामान्यतः जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। कुछ राज्यों में जिला पंचायतों ने अपने स्वयं के लोक शिकायत निवारण तंत्र भी गठित किए हैं। तो अपनी अपनी अपना जो मंशा है सब अपना कर रहे हैं आराम से, है ना। देखिए, उसके बाद आता है कि शिकायत निवारण के लिए शुरू की गई अन्य पहलें। शिकायत निवारण के लिए, ठीक है, इसमें क्या है? एक तो है आपका संवैधानिक और वैधानिक संस्थान। इसमें कौन कौन से हैं? भारत में ऐसे कई संस्थान हैं, CVC, लोकायुक्त, NHRC, HRC, पता ही होगा आपको, जिन्हें भ्रष्टाचार और लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग, मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में लोक सेवक के आचरण में लापरवाही आदि से जुड़ी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। ठीक। उसके बाद क्या आता है? प्रगति, ये भी आपने सुना ही होगा। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति। यह एक बहुउद्देशीय और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। बहुउद्देशीय और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्थापित किया। प्रगति याद रखिएगा, किसने स्थापित किया है? कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना है। आम आदमी की शिकायतों का समाधान। सर मेरी शिकायत समाधान करा देंगे? क्या करना, क्या शिकायत है आपकी? सर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा रोना कब आता है। ये कौन सी शिकायत है कि रोना कब आता है? ऐसी शिकायत नहीं दूर कर दिया है। ठीक है। ई निवारण, उसके बाद कहता है ई निवारण। ई निवारण क्या है? यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तहत की एक पहल है। इसका उद्देश्य करदाताओं की शिकायतों को तेजी से ट्रैक करना और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। ठीक है। एक पॉइंट ये भी हो गया। आगे चलते हैं ना, आज कवर हो जाएगा कि नहीं?
मुझे तो नहीं लग रहा है कवर हो जाए, देखते हैं, एक लेक्चर और लेना पड़ेगा ना तो तब हो जाएगा आराम से। सेवोत्तम मॉडल, ये कौन सा मॉडल है सर? सेवोत्तम संधि विच्छेद करेगा? हाँ पढ़ ली, संधि विच्छेद पढ़ ली, कौन सा संधि है यूपी वाले बताएंगे। इसे लोक सेवाओं के निवारण में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विकसित किया गया है। किसमें? लोक सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता में, ठीक है। इसमें 3 मॉड्यूल शामिल हैं, सिटीजन चार्टर, सिटीजन शिकायत निवारण तंत्र और सेवा वितरण कार्य करने के लिए क्षमता निर्माण, ये कुछ चीज़ें हैं। अब आता है जन योजना अभियान। ये कौन सा अभियान है सर? जन योजना अभियान, मान लीजिए क्वेश्चन बन जाए तो कैसे बनेगा सर? छोड़िए, जानते हैं, इतना टेंशन ले रहे हैं। जन योजना अभियान सुर्खियों क्यों है? हाल ही पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान शुरू किया। किसने शुरू किया? पंचायती राज मंत्रालय से कम से कम भाई। इसे 2025-26 की अवधि के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं GPDPs बनाने के लिए आरंभ किया गया। जन योजना अभियान पीपल्स प्लान कैंपेन, पीपल्स प्लान कैंपेन, इसमें क्या है? अब देखो उद्देश्य देखिए, जन योजना अभियान का उद्देश्य क्या है सर? हमको लग रहा है ना जयकारा लगाएंगे सब, जितने लोग इकट्ठा होंगे। अच्छा जयकारा लगाएंगे, कैसे जयकारा लगाएंगे कोई नहीं, पता नहीं, ठीक है। पंचायत के विकास से संबंधित योजनाओं के तैयार करने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, लोगों की भागीदारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरंभ किया इसे पहली बार 2 अक्टूबर 2018 को पंचायत राज मंत्रालय के सबकी योजना सबका विकास, वाह 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 वाह, सबकी योजना सबका विकास के रूप में शुरू किया है। कार्यान्वयन क्या है? पंचायतों के सभी 3 स्तरों पर इसका कार्यान्वयन किया जाएगा, 3 स्तरों पर। इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों, अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मियों, समुदाय आधारित संगठनों जैसे SHGs, स्वयं सहायता समूह और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सफल बनाया जाएगा, ठीक है। अब आता है जन योजना अभियान के मुख्य घटक। सर के घटक हैं क्या? मुख्य घटक क्या क्या हो सकते हैं? जन योजना अभियान के मुख्य घटक कौन कौन से, जरा देखिएगा। देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना, ब्लॉक पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना, ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु सुनियोजित तरीके से गठित वार्ड सभा, महिला सभा, अच्छा देख रहे हैं, वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, जिला सभा का आयोजन किया जाएगा। बड़ी सभा है सर बस वैसे सुनते रहिए आराम से, कुछ सोचना नहीं है, सुनते रहिए बस, कुछ ना कुछ दिमाग में जाएगा ही जाएगा। देखिए उसको क्या है, ग्राम सभा वार कैलेंडर तैयार करता था, पंचायत विकास सूचकांक, तो नाम नहीं सोचा था, PDI पंचायत विकास सूचकांक के आधार पर विषयगत विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करना, जिसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा प्रस्तुत? ग्राम सभा में। थीमेटिक या विषयगत अप्रोच, समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण, समझ रहे नीचे, समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण को अपनाकर SDGs सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कि पंचायत विकास सूचकांक एक मल्टी डोमेन और मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है, मल्टी डोमेन और मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है। इसका उपयोग पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति की आकलन करने के लिए किया जाता है। क्या क्या? पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाता है। अब क्या आता है? अब आता है समावेशी भागीदारी। इसमें क्या है? समावेशी भागीदारी में ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में सहायता के लिए युवाओं और 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को, 75 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को शामिल कर समावेशी भागीदारी पर जोर दिया गया है। मंजूरी प्राप्त प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा प्रकाशित? यहाँ पर ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। ये रहा कुछ आर्टिकल। अब क्या आता है सर? अभी कुछ और भी है क्या आगे? अरे देखते रहिए बस आराम से, कितना बचा हुआ है, कितने चलते रह रहे हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5, शायद इसमें नहीं हो पाएगा ना, 5 पेज। कितना टाइम होगा? 24 मिनट हो गया। तो कंप्लीट अगर करना चाहें तो मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। लेकिन छोड़िए, अगले लेक्चर में शुरू कर देंगे ना, इसको यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए।